नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने फिर से आए हैं। और इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। चूंकि जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है, लेकिन हम पूरे वैदिक सभ्यता के बारे में नहीं जानेंगे। हम इसमें खास करके जो ऋग वैदिक काल है, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व लगभग ये माना जाता है, जिसे पशुपालक समाज का जो समय है उसको ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो पशुपालक थे। तो उनके बारे में जो है हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जो वैदिक सभ्यता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा जिसको आप कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो कि 600 जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व, और ये भी लगभग माना जाता है। तो वैदिक जो सभ्यता है उसको ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व लगभग, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व लगभग का समय माना जाता है। लेकिन इस टॉपिक में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। कभी और टाइम मिलेगा तो दूसरे जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे। अभी जो है हम इसके बारे में जानेंगे कि ऋग वैदिक काल में खास करके जो समाज था, जैसे ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो पशुपालक समाज था, और बाद में जब आप चलेंगे उत्तर वैदिक काल में तो अब ये जो समाज हो जाएगा वो कृषि आधारित कृषि आधारित समाज या कृषक समाज या कृषक समाज भी हम जिसको कह सकते हैं। तो ये दोनों में एक अंतर है, एक डिफरेंस है। अभी हमको उतना नहीं जाना है। अभी हमको देखना है कि ऋग वैदिक काल का जो समाज था जो कि पशुपालक समाज था, तो यहाँ से एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। आंसर राइटिंग की दृष्टि से जो बच्चे इस तरीके का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, जिसमें मान लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो आता है डिस्क्रिप्टिव में आंसर देना, पीजीटी टीचर के लिए बहुत जगहों पे सेकंड पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो उन सारे बच्चों को ये ज़्यादा उपयोगी होगा। इसके साथ साथ और भी जो बच्चे हैं, चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हों, पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, या और भी दूसरे कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि वैदिक सभ्यता
ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व लगभग है, जिसको पशुपालक समाज कहा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न क्रिएट होता है कि चूंकि जो ऋग वैदिक काल है वो पशुपालक समाज है, मतलब कि लोग जो थे वो पशुओं पे ज्यादा निर्भर थे। पशु जो थे वही उनके जीवन का आधार था, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक, जो भी एक जीवन का, एक समाज का जो भी ये सारा कुछ जो पहलू होता है उस पर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था। इसलिए क्वेश्चन जो है ये बनाया गया है कि गायों की उपयोगिता का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक संबंध किस प्रकार से ऋग वैदिक काल में देखा जाता है। अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए या इसका विवेचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर जो है आप इससे दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक और टॉपिक के कारण ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गायों की उपयोगिता के बारे में पूछा है, और जैसा कि हम जानते हैं गाय हमारी माता है और हर किसी के घर में गाय होगा और गाय की पूजा भी करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो गाय है उसका क्या उपयोगिता रहा था ऋग्वैदिक काल में, और किस तरीके से ऋग्वैदिक कालीन जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे थे उस पर इसका क्या प्रभाव था। ये उन सारी चीजों से किस तरीके से संबंधित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई गाय का उपयोगिता क्या था। गाय का उपयोग, तो सबसे पहला उपयोग था विविध घरेलू उपयोग। मतलब गाय का उपयोग होता है हमारे घर में दूध के लिए, गाय का गोबर के लिए, अगर कहीं पूजा पाठ होता है तो गाय का गोबर खोजा जाता है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो गाय का दूध खोजा जाता है, गाय का घी सबसे शुद्ध माना जाता है। अब तो आप देख रहे हैं कि बाबा रामदेव के द्वारा ये चलाया जा रहा है कि जो गोमूत्र है, और ये बाबा रामदेव के द्वारा नहीं, बहुत प्राचीन काल से हिंदू जो धर्म है उसमें ऐसा माना जाता है कि गोमूत्र जो है वो सबसे पवित्र माना जाता है। और जो हम लोग यहाँ पूजा पाठ भी होता है तो उसमें पंचामृत के संदर्भ में उसका भी यूज किया जाता है। पूजा पाठ में गाय का जो गोबर है उनसे भगवान को बनाकर उनका पूजा किया जाता है। तो एक तरीके से जब आज हमारे समाज में गाय का इतना उपयोगिता था तो ये तो समाज ही पशुपालक समाज था, तो उस समय के लोगों के लिए गाय का क्या उपयोगिता था उसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। इसमें किसी को एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। सेकंड, विनिमय के माध्यम के रूप में कहता है कि गाय का जो उपयोग था वो विनिमय के माध्यम के रूप में था। विनिमय का माध्यम क्या? किसी चीज को खरीदने और बेचने का जो मीडियम था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो काल है उस समय सिक्के के का प्रचलन नहीं था, वार्टर सिस्टम था। वार्टर सिस्टम मतलब एक सामान को दीजिए और दूसरा सामान लीजिए, जिसको हम लोग हिंदी में वस्तु विनिमय सिस्टम भी कह सकते हैं। तो विनिमय के ये माध्यम थे। कैसे? तो ये संपत्ति के मुख्य अंग थे। मान लीजिए अगर हमको कोई चीज खरीदना है तो गाय के बदले खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास गाय है तो जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होता था उसको सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था। जिस तरीके से आज जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसको अमीर माना जा रहा है सबसे ज्यादा। वो क्यों माना जा रहा है? क्योंकि पैसा जो है वो विनिमय का माध्यम पैसा है आज, लेकिन उस समय विनिमय का जो माध्यम था वो गाय था। इसलिए ये संपत्ति के एक मुख्य अंग थे। मान लिए कहीं कहीं पे जो ऋग्वैदिक कालीन जो विवाह के बहुत सारे जो प्रकार बताए गए हैं उस प्रकार में
एक जो विवाह है ये भी बताया गया है कि वधु के पिता द्वारा अपने दामाद को या उनके संबंधियों को गाय दहेज के रूप में दिया जाता था। जैसे आज दहेज के रूप में लोग जो हैं वो रुपया पैसा मोटर गाड़ी लेते हैं, उस समय दहेज के रूप में भी गाय का प्रचलन था, क्योंकि गाय जो था वो क्या था, तो विनिमय का माध्यम था और संपत्ति का एक मुख्य अंग था। इसके साथ रथी एक जगह पे यूज हुआ है, रथी मतलब संपत्ति की गणना, मतलब आपके पास कितना संपत्ति है इसको उस समय मापा जाता था कि आपके पास कितना गाय है। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होता था उसको सबसे ज्यादा धनवान माना जाता था। समझ गए? तो ये था कि विनिमय के माध्यम होने के कारण इसका उपयोगिता था। तीसरा, धार्मिक कार्यों में भी इसका उपयोगिता था। वो क्या? तो दक्षिणा की वस्तु, जो बड़े बड़े राजा होते थे वो अपने पुरोहितों को गाय दक्षिणा के रूप में देते थे, या आज भी आप ऐसे प्रचलन देखेंगे हमारे हिंदू धर्म में कि लोग जो हैं वो गाय को दान करते हैं। जैसे खास करके जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप लोग जानते हैं कि गाय जो है वो दान होता है, ब्राह्मण लोगों को गाय दान में दिया जाता है। तो उस समय भी अब ये जो गाय दान में दे रहे हैं मतलब क्या, एक तरीके से वो दक्षिणा तो ही दे रहे हैं ना पंडित जी को, तो एक तरीके से ये दक्षिणा के रूप में भी उस समय यूज होता था, आज भी हो रहा है। इसके साथ साथ कहीं कहीं पे मंत्र द्वारा प्राप्ति की मांग, मतलब कहीं कहीं पे ये सारा काम जो हो रहा है ना वो ऋग्वेद में हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा वर्णन जो है वो कहाँ है? ऋग्वेद में है। ठीक है, तो वहां पे एक जगह ऐसा आता है कि मंत्र के माध्यम से गाय को मांगा जा रहा है भगवान से। जैसे मान लिया भगवान का हम पूजा करते हैं, क्या भगवान रुपया दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, शोहरत दे दीजिए, नाम दे दीजिए, एक पहचान दे दीजिए। लेकिन उस समय भगवान से गाय मांगा जाता था और उसके लिए कुछ जो मंत्र थे वो भी विशेष मंत्र थे, मतलब गाय को मांगने के लिए एक विशेष मंत्र थे। जैसे आज भी आप भगवान के अलग अलग जो स्वरूप हैं उनसे अगर अलग अलग चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग मंत्र है। उसी तरीके से गाय के प्राप्ति की मांग के लिए भी उस समय अलग मंत्र हुआ करते थे, और उस मंत्र का उल्लेख जो है वो हमको मिलता है। इसके साथ फिर है पवित्र पशु, चूंकि गाय को एक पवित्र पशु माना गया था, आज भी है। और ऋग्वेद में तो खैर इनका स्थान जो था वो बहुत उच्च था। आप समझ सकते हैं, इन्हें अधन्य की संज्ञा दी गई है। अधन्य की संज्ञा, अधन्य की संज्ञा का मतलब है कि जिसका किसी भी कीमत पे वध नहीं किया जा सकता है। मतलब गाय का वध जो था वो सबसे घृणित काम माना जाता था, गाय को सबसे ऊपर रखा जाता था और इसको अघन्य की संज्ञा दी जाती थी। और ऐसा माना जाता था कि देवताओं की उत्पत्ति का जो मूल है वो भी गाय ही है। मतलब देवताओं का जो उत्पत्ति हुआ है वो भी गाय से ही हुआ है। आज भी हम देखते हैं, आप कहीं पिक्चर देखेंगे वो गाय का वो बना हुआ नंदी का वो पिक्चर देखेंगे कि उनके अलग अलग जो अंग हैं उन पर अलग अलग जो भगवान हैं उनको विराजते हुए दिखाया गया। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता था उस समय भी। अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है कि देवताओं की उत्पत्ति का मूल भी गाय को ही माना जाता था। तो गाय के ये उपयोग थे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि भाई गाय का कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट उपयोग रहा होगा ऋग्वैदिक कालीन समाज में। अब इसके उपयोग क्यों थे?
उपयोगिता इसका क्यों था भाई, तो इसको तो हम ऊपर समझ ही लिए हैं। कुछ और यहाँ पे जो शब्द यूज किए गए हैं, इससे हमें इसके उपयोगिता के बारे में और अच्छे से समझने में मदद मिलता है। कैसे? तो ऋग्वेद में गोप शब्द का यूज किया गया है, किसके लिए? तो राजा के लिए। मतलब राजा जो होता था उनको गोप की उपाधि से विभूषित किया जाता था। मतलब अभी तक आप इसको एक चीज और ध्यान देंगे कि ये जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था, इस समय पे जो लोग थे वो अभी गण गणपद जन जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, ये सारा बनने का ही क्रम नहीं था। ठीक है, मतलब अभी तो लोग जो थे वो पशुपालन पे निर्भर थे। अब आगे चल के देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल में कि फिर धीरे धीरे कृषि पे शिफ्ट हुए। ठीक है ना, उसके बाद फिर जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की संकल्पना हुई। तो इस समय जो लोग थे वो एक कबीले में रहते थे, एक ग्रुप में रहते थे, और उस ग्रुप का जो हेड होता था उनको गोप कहा जाता था। मतलब उस ग्रुप के हेड जो कि राजा होता था उसके लिए भी गोप शब्द का यूज हुआ है। गोप का मतलब क्या? गौ को पालने वाला। ठीक है। एक दूसरा गोधली शब्द का यूज हुआ है। अब ये जो गोधली शब्द है उससे उस समय समय की माप होती थी। अब आप कहेंगे कि समय की माप कैसे होती थी? तो ये वो समय था जब गायों का, जहां वो चरने जाती थी दिन में, तो जब शाम का वो समय जब गाय चर के और वो अपने घर लौटती थी, मतलब जब थोड़ा थोड़ा एक तरीके से आज जो लोग हैं मतलब गाय जो चराते हैं, खैर आप लोग तो इस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा, लेकिन चूंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं इसलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि आज भी जो लोग हैं जब गाय या भैंस चराने जाते हैं तो वो शाम को तब लौटते हैं जब आधा सूरज डूब रहा है और अब शाम होने वाला है। ठीक है, तो ये जो समय था उस समय की माप के लिए भी ये गोधली शब्द का यूज किया गया है। गोधली मतलब वो समय जब गाय का घर आने का समय हो गया, अब शाम हो गया है। ठीक है, तो वो तीसरा गव्यत शब्द का यूज हुआ है। ये गव्यत शब्द जो है वो दूरी की माप के रूप में यूज हुआ है। अब कहिएगा कि सर ये गव्यत दूरी की माप कैसे करेगा? तो जब गाय रांभती है, मतलब जब वो बोलती है, तो जितना दूर तक इसका आवाज जाता है, मान ली यहां से गाय बोली, आधा किलोमीटर गया, आधा किलोमीटर नहीं और मान ली कि कम ही, आप जो भी समझ लीजिए, तो जहां तक गाय के रांधने की आवाज पहुंचती हो उसके लिए गव्यत शब्द का यूज किया गया है। मतलब जो लोग थे वो अनुमान लगाते थे कि हाँ कितना गव्यत जो है वो यहाँ से होगा, मतलब गाय अगर यहाँ से रांधेगी तो उतना दूर उसका आवाज जाएगा, और उसके आधार पे वो जो थे वो दूरी का मापन करते थे। तो इस कारण से भी गाय का उपयोगिता था। इसके बाद कहता है कि गविष्ट, गवेशन, गोसु, गव्य और गव्य, ये सारे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं ऋग्वेद में, जिससे ये पता चलता है कि ये सारे के सारे जो हैं वो युद्ध हैं, एक युद्ध के लिए ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं। मतलब अधिकतर जो लड़ाई झगड़ा भी होता था वो गाय के लिए ही होता था, और गाय के लिए जो अलग अलग प्रकार के युद्ध थे वो ये थे गविष्टि, गवेशन, गोसु, गव्य और गव्य। इस मतलब अब एक कबीला का गाय है दूसरे कबीला में चला गया, अब दूसरा कबीला वाला गाय पकड़ लिया, रख लिया, इसके लिए दोनों कबीला में युद्ध होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रमाण है वो भी हमको मिलता है ऋग्वेद से। फिर है गोजित।
यहाँ जन के नायक की उपाधि, मतलब वहाँ जो जन लोग थे, मतलब जो एक कबीला था, तो कबीला में जो जन लोग थे, जन लोग कहने का मतलब कि कुछ लोगों का जो हेड था, उसके लिए भी गोजित शब्द का यूज हुआ है। इसके साथ संगम, प्रातःकालीन समय का सूचक, सुबह का समय का जो सूचना है उसको देने के लिए भी संगम शब्द का यूज हुआ है, गव शब्द का यूज हुआ है। इसके साथ दुहितु, घर की बेटी के लिए ये शब्द यूज हुआ है, और घर की वो बेटी जो कि गाय को दुहती है, तो उसके लिए दुहितु शब्द का यूज हुआ है। फिर है गोमत, मतलब गायों का स्वामी। मान लिए कि कोई व्यक्ति है, उसका 10-20-50 गाय है, तो उस गायों का जो गोमत है, मतलब गायों का जो स्वामी है, तो उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। और गोमत जो है वो इंद्र, भगवान इंद्र की भी उपाधि है, मतलब भगवान इंद्र को भी गोमत माना गया है, मतलब गायों को पालने वाला, गायों का स्वामी माना गया है किनको? भगवान इंद्र को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो गाय थे उनका कितना उपयोगिता था और उनके क्या क्या कारण थे। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि समाज का हर एक जो कड़ी था वो कहीं ना कहीं गाय से ही जुड़ा हुआ था। चाहे वो दूरी मापने के लिए हो, चाहे वो समय मापने के लिए हो, चाहे वो अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए हो, किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए हो, चाहे जो गाय रखने वाले लोग हैं उनके प्रतिष्ठा को बढ़ाने का बात हो, तो सब जगह, चाहे प्रातःकालीन उठने का बात हो कि भाई प्रातःकालीन जो समय है उसके लिए, तो इन सारी जगहों पे गौ शब्द, गाय शब्द का यूज हुआ है, जिससे आप इनके महत्व को समझ सकते हैं। इसके साथ ये तो सारे के सारे जो हैं वो ऋग्वैदिक कालीन समाज का ये चित्रण है। ऋग्वैदिक कालीन समाज, जिसका वर्णन जो है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इसके साथ इसकी उपयोगिता के अन्य और भी प्रमाण मिले हैं, जैसे गोप्ता शब्द का यूज हुआ है। ये अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये जो टाइम पीरियड है वो वैदिक, मतलब एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के का समय है, और उसके बाद ये सारे जो हैं, मतलब जो जैसे जैसे हम और भी उसके नज़दीक आते हैं या वहाँ से भी हटते हैं, अपने इतिहास की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि बाद के भी जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को बचाए हुए थे, संजोए हुए थे, सहेजे हुए थे। हाँ, आज अलग है कि हमारा सारा जो पुराना हमारा सभ्यता था, संस्कृति था, इतिहास था, वो सारा कुछ अब बर्बाद हो गया है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी नहीं है, अभाव उसका रह गया है। और इसके पीछे ये भी कारण है कि चूंकि हम बहुत लंबे समय तक कभी अ, मुगलों के गुलाम रहे, कभी दिल्ली सल्तनत के अधीन रहे, कभी किसी और अन्य के अधीन रहे, अफगानों के अधीन रहे, उसके बाद 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहे। तो इस क्रम में हमारे जो बहुत सारे ऐसे प्रामाणिक साक्ष्य हैं जिसका हम लोगों ने कोई अध्ययन नहीं किया, या उसके विकास के लिए ये जो एक लंबा टाइम पीरियड है उसमें समय नहीं दिया गया। हाँ, अब जो है वो धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा हो रहा है, खोज हो रहा है, लेकिन अभी भी हम उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमको पहुंचना है। हाँ, तो अब देखते हैं हम गुप्ता शब्द का यूज हुआ है। ये कब हुआ है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख में। ये स्कंदगुप्त कौन है? तो ये गुप्त वंश का शासक है, जिसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे, समुद्रगुप्त,
जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसी के वंश का ये व्यक्ति हैं, ये राजा हैं स्कंदगुप्त। तो इनके जो जूनागढ़ शिलालेख है वहां से गुप्ता जो शब्द है वो मिला है। अब यहाँ पे जो गुप्ता शब्द है वो यूज किया जा रहा था किस लिए, तो प्रांत में राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में। मतलब राजा अलग अलग प्रांत में जो अपने राज्यपाल को नियुक्त करता था तो उन राज्यपालों को गोप्ता कहा जाता था। ऐसा एक एग्जाम्पल है कि परमदत्त जिसको सौराष्ट्र का राज्यपाल या गुप्ता बनाया गया था, इसका साक्ष्य जो है हमको मिलता है कहाँ, तो जूनागढ़ शिलालेख, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख से ये हमको पता चलता है कि परमदत्त जो कि सौराष्ट्र का उसको राजा या गुप्ता बनाया गया था। कब, तो राजा की उपस्थिति में। मतलब इसका मतलब यह है कि स्कंदगुप्त ने खुद वहां पहुंचकर जो परमदत्त है उसको सौराष्ट्र का गुप्ता नियुक्त किया था, या जिसको एक तरीके से कह सकते हैं राज्यपाल नियुक्त किया था। तो कहने का मतलब है कि राज्यपाल के लिए गुप्ता शब्द का प्रयोग होता था। कब, तो गुप्त काल में भी हुआ है। ठीक है, ये भी गाय से संबंधित है। ठीक है, आप वर्ड देखेंगे तो समझ जाएंगे। फिर एक जगह और गोप का यूज हुआ है, यहां पे गोप शब्द का यूज हुआ है राजा के लिए ऋग्वेद में। तो दूसरी तरफ गोप शब्द का यूज हुआ है भूमि तथा अन्य संपत्ति के आंकड़े तथा लेखा जोखा कार्य के रूप में। मतलब भूमि और संपत्ति का जो अन्य आंकड़ा रखने वाला लोग था, उसका जो लेखा जोखा रखने वाला लोग था, जिसको हम आज के समय में कह सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर। तो उस तरीके के जो लोग थे उनके लिए भी गोप शब्द का यूज किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। या इसको हम कह सकते हैं कि गांव स्तर पे जो वो सारा लेखा जोखा जमीन का रखता है, भूमि के माप का रखता है, संपत्ति का रखता है, जिसको हम लोग अमीन कर सकते हैं। ठीक है, गांव में तो ये जो गोप था वो अमीन के समान था, और इसका जानकारी हमको मिलता है कहाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मतलब ये जानकारी हमको मिलता है मौर्य काल से। मतलब ये जानकारी जो है, यहाँ तो ऋग्वेद काल हो गया, ये ऋग्वेद से इसका जानकारी मिलता है। और ये जो समय था वो गुप्त काल, ये गुप्त काल, गुप्त काल से संबंधित ये जानकारी मिलता है, और मौर्य काल से संबंधित ये जानकारी मिलता है। मौर्य काल से संबंधित ये जानकारी मिलता है। इसके साथ पाल काल, ये जो पाल लोग थे वो हमारे बिहार के ही लोग थे, पाल वंश, यहीं पे था ये वंश। तो पाल वंश के जो शासक थे गोपाल, गोपाल ये पाल वंश के संस्थापक थे, और इनका नाम गोपाल था। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मत्स्य न्याय को समाप्त करने वाला इनको कहा गया है। उस मतलब उनके जो समकालीन अभिलेख मिले हैं उसमें गोपाल को मत्स्य न्याय को समाप्त करने वाला कहा गया है। मत्स्य न्याय को समाप्त करने वाला कहा गया है, मतलब मत्स्य न्याय का मतलब अराजकता को समाप्त करने वाला एक तरीके से। जैसे उस समय क्या स्थिति था कि चूंकि अंतिम जो सबसे प्रतापी हिंदू शासक माना जाता है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के मरने के बाद शशांक, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, महाबोधि वृक्ष को कटवाने वाला बंगाल का शासक,
क्योंकि हम लोग भी उस समय बंगाल के ही पार्ट थे। तो ये जो गोपाल है, हाँ, ये बोल रहे थे कि शशांक, कि जो शशांक था, शशांक के समय तक तो शासन व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शशांक के बाद उत्तरी भारत का जो पूरा स्थिति था वो अराजकता वाला हो गया था। मतलब शशांक के मरने के बाद उसका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे बिखर रहा था। जो प्रांतीय शासक थे वो अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, तो एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे का राज्य जीता जा रहा था। तो ये वो समय था। तो उस समय इन्होंने गोपाल, जिन्होंने एक नए वंश की स्थापना की, जो हम लोग का जो बिहार वाला प्रदेश है उसके नज़दीक, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि शशांक के पाल वंश के पतन के बाद जो नए राज्यों का उदय हुआ उनमें से एक ये पाल वंश भी था। तो यही पाल वंश का जो संस्थापक थे गोपाल, उन्होंने मत्स्य न्याय को समाप्त करने वाला इनको कहा गया है। मतलब जो अराजकता पैदा हो गया था उस अराजकता को खत्म करने वाला कहा गया है उनको, उस समय के जो अभिलेख मिले हैं उसमें। चलिए, अब इससे अब हमको ये पता चलता है कि गाय का उपयोग क्या था, उनके उपयोगिता का कारण क्या था, और उपयोगिता के जो और भी अन्य प्रमाण मिले हैं अलग अलग काल में। भाई ऋग्वेद में इसका क्या उपयोगिता था, गुप्त काल में इसका क्या उपयोगिता था, मौर्य काल में इसका क्या उपयोगिता था, पाल काल में इसका क्या उपयोगिता था। हम देखेंगे जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसका उपयोगिता धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और आज का जो समाज है इसमें तो खैर आपको कहना ही नहीं, आपको पता है कि गाय का क्या स्थिति है, और हम लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि राम शरण शर्मा द्वारा गौ शब्द की विवेचना की गई है। राम शरण शर्मा एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, नामी इतिहासकार हैं। उन्होंने गौ जो शब्द है उसकी विवेचना की है, और उस विवेचना के आधार पे जो गाय है उनकी उपयोगिता को बताने का प्रयास किया गया है उनके द्वारा, उनके महत्व को बताने का प्रयास किया गया है उनके द्वारा, कि भाई जो गाय थे वो किस हद तक, मतलब कितना ज़्यादा उपयोगी थे, खास करके जो ऋग वैदिक काल था उसमें। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि पशुपालक समाज था तो मतलब लोग जो थे वो गाय पे ही उनका सारा कुछ डिपेंडेंट था। लेकिन उस समय, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से उस समय भी का जो घटनाक्रम उसके दो पहलू होते हैं। पनियों का वर्णन किया गया है यही ऋग्वेद में। ये पनी लोग कौन थे, तो ये मवेशी चोर थे। मतलब मवेशी को चुराने वाले, मतलब धन को चुराने वाले, ये मवेशी क्या थे भाई। तो मवेशी को हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि मवेशी जो है वो एक संपत्ति का मुख्य अंग है, वस्तु विनिमय का माध्यम है। तो इसको जो चुराने वाले लोग थे जिसको पनी कहा गया है, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरा घूस लेके पूरा पैसा एकदम डकार रहे हैं। अलग अलग तरीके के जो लोग हैं घोटाला कर रहे हैं, पूरा पैसा जमा कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो जो वस्तु जो विनिमय का जो माध्यम है, पहले विनिमय का माध्यम क्या था, गाय था, तो वो गाय चुरा रहे थे। आज विनिमय का माध्यम क्या है, पैसा है, तो आज लोग पैसा चुरा रहे हैं। समझ रहे बात हो, आज लोग पैसा चुरा रहे हैं। कितना ज्यादा पैसा है, ज्यादा है, जल्दी है। तो उस समय भी मतलब ये निगेटिव और पॉजिटिव एक थिंकिंग है कि उस समय भी निगेटिव लोग थे और आज भी निगेटिव लोग हैं। लेकिन उस समय निगेटिव लोगों का संख्या कम था और आज निगेटिव लोगों का संख्या ज्यादा है। इसलिए उस वो जो समय है वो ऋग्वेद का समय माना जाता है, और आज का जो समय है उसको कलयुग माना जाता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर
पशु संपदा की सामूहिकता, मतलब उस समय जब ये पनियों का अत्याचार बढ़ने लगा, ये लोग मवेशी चुराने लगे, तो अब जो लोग थे, चूंकि ये लोग रहते थे कैसे, तो आपको पता है कबीला में रहते थे, तो अब ये लोग क्या करने लगे कि जो पशु संपदा था उसको सामूहिक रूप से लोग रखने लगे। मतलब एक कबीला के जो लोग थे उनका एक साथ गाय था, भैंस था। कहता है कि अश्व, भेड़ और बकरी का भी उदाहरण मिलता है कि ये सारी चीज भी ये लोग पालते थे, लेकिन उसमें जो गाय था वो सबसे महत्वपूर्ण था, और गाय के लिए ही अधिकतर लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि गाय जो था वही विनिमय का मेन माध्यम था। यहाँ हम लोगों ने देखा कि गाय के लिए अलग अलग प्रकार के युद्ध गविष्टि, ठीक है, तो उसको देखा। अब कहता है कि ऋग्वेद का जो मूल भाग है उसमें वर्णित है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस समय गायों का क्या महत्व था। वहां एक संस्कृत का श्लोक आता है, देवा भाग्यन यथा पूर्वे सुजानना उपस्ते, अर्थात स्वयं देवता भी एक साथ बैठकर अपने हिस्सों का बंटवारा बराबरी से करते थे। मतलब उस समय के जो लोग थे, जो एक कबीले में लोग रहते थे, उनका जीवन का एक कंसेप्ट था कि जो भी संपत्ति है एक कबीले का, उसको हमें आपस में बैठकर बराबर भागों में उसको बांट लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसका उपयोग करना चाहिए। और इसका प्रेरणा वो कहां से लेते थे, तो ऋग्वेद में ये जो मंत्र है उससे, कि भाई उस समय जो भगवान थे वो भी अपने हिस्सों का बंटवारा एक साथ बैठकर करते थे, तो हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। मतलब समाज जो था वो एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला समाज था। मतलब हमारा जो लोकतंत्र है वो ऋग्वेद का जो मूल है, ऋग्वेद का जो जड़ है, वहां से शुरू होता है कि लोगों को क्या करना चाहिए। तो लोगों को जैसे देवता लोग एक साथ बैठकर अपने हिस्सों का बंटवारा बराबरी से करते हैं, वैसे हम लोगों को भी क्या करना चाहिए कि अपने जो पशु संपदा की सामूहिकता, मतलब जो पशु लोग हैं, जो पशु है, क्योंकि उस समय जो मेन बंटवारा होता था पशु का ही होगा, कि भाई जो हम लोग का पशु है उसको एक साथ मिलके जो है बैठकर और हम लोग को बांट लेना चाहिए, कि भाई 2 गो तुम्हारा है, 4 गो तुम्हारा है, 6 गो तुम्हारा है, 8 गो तुम्हारा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उस समय का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ साथ सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो भी इसमें परिलक्षित होता है। सोशलिज्म का आइडिया क्या है, यही तो है सोशलिज्म, कि जो संपत्ति है या जो संसाधन है समाज का, समाज के संसाधन पे सारे लोगों का बराबर का अधिकार होना चाहिए, यही तो सोशलिज्म है। और यहाँ ऋग्वेद में भी तो यही बात हो रहा है कि जितने भी एक कबीले के जितने भी संपत्ति हैं, मतलब गायें हैं, उनको हम लोगों को एक साथ मिलकर बैठकर बांट लेना चाहिए। तो समझिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन अभी जो है वो हम लोग इसके तरफ तो ध्यान देते नहीं है। खैर, उसके बाद कहता है कि ऋग्वेद के जो 10,462 श्लोक हैं उसमें कृषि का 24 बार, गाय का 176 बार, बैल का 170 बार और घोड़ा का 215 बार उल्लेख हुआ है। अब यहाँ ऋग्वेद के श्लोक में जिस शब्द का जितना बार यूज हो रहा है, मतलब समाज के लिए वो शब्द उतना ज्यादा उपयोगी था, क्योंकि उस समय के और भी जो कोई अभिलेखीय साक्ष्य तो हमको मिले नहीं है, लेकिन इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि भाई अब मान लिए आप बार बार अगर कोई शब्द का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो शब्द जो है वो आपके सबसे नजदीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि गाय जो है वो 176 बार यूज हुआ है और कृषि जो है वो बस 24 बार यूज हुआ है।
बैल 170 बार यूज हुआ है और घोड़ा जो है वो 215 बार यूज हुआ है। अब ऋग्वेद में ये जो शब्द यूज हुए हैं उसके आधार पे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ऋग्वैदिक काल था वो पशुपालक समाज था। जैसे एग्जाम्पल, कृषि का 24 बार यूज हुआ है, लेकिन गाय का 176 बार यूज हुआ है। मतलब लोग कृषि से ज्यादा जो गाय है उससे परिचित थे, इससे ये पता चलता है। लेकिन आप फिर कहेंगे कि सर बैल का भी तो यूज 170 बार हुआ है। हाँ हुआ है, गाय से कम हुआ है। और उस समय जो बैल का यूज था वो कृषि कार्य के लिए नहीं होता था, बल्कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए जो है वो बैल का यूज किया जाता था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि उस समय कृषि होता ही नहीं था। कृषि धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था, अभी उतना चरम पे नहीं था। मतलब लोग जो थे वो जमीन से ज्यादा गाय को वैल्यू देते थे। मतलब आज अगर कहा जाए तो लोग जमीन को के पीछे भागेंगे कि भैया सबसे पहले 2 कट्ठा 4 कट्ठा इधर उधर खरीद लो जमीन। लेकिन उस समय जमीन का उपयोगिता नहीं था, जमीन की उपयोगिता से ज्यादा महत्व गाय का था। मतलब लोग गाय खरीदते थे, जमीन नहीं खरीदते थे। बैल, हाँ, घोड़ा का यूज 215 बार हुआ है। ये घोड़ा का जो यूज है वो गाय से ज्यादा है। तो इससे भी ये प्रमाणित होता है कि ये जो समाज था वो पशुपालक समाज था। अब ये जो घोड़ा था उसका क्या यूज होता था, तो उस समय के जो लोग थे, जैसा बताए, कबीला में रहते थे और गाय को लेकर या किसी और अन्य कारण से भी एक दूसरे के साथ इनका युद्ध हमेशा होते रहता था, जिसमें घोड़ा जो था वो बड़ा उपयोगी होता था। इसलिए घोड़ा का जो वर्णन है, घोड़ा शब्द जो है वो 215 बार यूज हुआ है। लेकिन कहता है कि हल के फाल का भी उल्लेख मिला है। ऐसा नहीं है कि कृषि का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है, मिला है। जैसे ठीक है, यहाँ पे बैल हम देखेंगे कि भाई बैल तो वो हल जोतता होगा, लेकिन बैल को हम इसलिए बोल रहे हैं कि इससे सामान ढोने का काम होता होगा, क्योंकि अब कृषि कैसे होगा जब तक फाल नहीं होगा, जमीन जुतेगा नहीं, तब तक कृषि तो होगा नहीं। और हल के फाल का उल्लेख मिला है, लेकिन कहाँ मिला है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बार, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। इससे ये आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का जो समाज था वो कृषक समाज नहीं था, वो पशुपालक समाज था। और लोग पशुओं के पालन को ज्यादा महत्व देते थे। हाँ, धीरे धीरे कृषि जो है वो स्टार्ट होने लगा था। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ जो लोग थे, ये जो समाज था पशुपालक समाज था, तो यहाँ जो लोग थे वो एक जगह पे वो स्थिर होके नहीं रहते थे। मतलब एक तरीके से जिनको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको वंडरर या नॉर्म्स भी हम लोग बोलते हैं, वैसे लोग जो कि एक जगह नहीं टिकते हैं, इधर उधर कुछ दिन यहाँ तो कुछ दिन वहाँ तो कुछ दिन वहाँ, इस तरीके से जो घूमने वाले लोग होते हैं, तो उनको इस तरीके का ये समाज था। हाँ, धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल में जब जो समाज था धीरे धीरे कृषि करना सीख गया, तो उसने अपने आप को एक जगह पे स्थिर करना शुरू किया, जिसके बारे में हम लोग जो है वो किसी और दिन पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस इसको देख रहे हैं। तो इतना सारा कुछ देखने के बाद अब आप ये सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक सभ्यता जिसमें ऋग वैदिक काल है उसमें गायों का क्या उपयोगिता था। अगर आपके पास इस तरीके का प्रश्न आता है कि गायों की उपयोगिता का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिदृश्यों की विवेचना करें या परिदृश्यों को अपने शब्दों में लिखें, तो आप लोग बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर
लिख देंगे जैसा हमको अनुमान है। तो इस तरीके से अब हम लोग जो है कोई नया क्लास में मिलेंगे। सब्जेक्ट तो यही होगा हिस्ट्री, लेकिन टॉपिक कुछ अलग होगा, और वो जो टॉपिक होगा वो आपके लिए उपयोगी होगा। आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और आप हमारे क्लास को अगर पूरा देखेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, हमको समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग माय टॉपिक। धन्यवाद।